नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु शर्मा, आरपीएससी सेलेक्टेड सेकंड ग्रेड टीचर। स्वागत करता हूं आप सभी का इंग्लिश बाय विष्णु शर्मा यूट्यूब चैनल पर। हम यहाँ पढ़ रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेस्ट सीरीज़ जो अपनी चल रही है, शानदार तरीके से टेस्ट सीरीज़ चल रही है, मस्त। जैसे आप ये वीडियो पूरा देखेंगे आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से हम जो है तैयारी कर रहे हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश की टेस्ट सीरीज 299 में है और 10 मॉडल पेपर्स विद एक्सप्लेनेशन। हर क्वेश्चन बहुत शानदार और बहुत शानदार ही उसकी जो है एक्सप्लेनेशन होगी। वो तैयार हो रहे हैं, 2 मॉडल पेपर तैयार हो गए हैं, तीसरा चल रहा है। कुछ टाइम में तैयार हो जाएंगे, आपको मिल जाएंगे, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी अवेलेबल, सारी चीज़ें हो जाएगी। सेकंड ग्रेड का टारगेट बैच चल रहा है जो 799 फीस है, और फर्स्ट ग्रेड से अगर आप जुड़ना चाहते हैं टारगेट बैच से, जिसमें कि हम लगभग अभी 80 प्लस जो है बच्चे पढ़ रहे हैं। व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाया हुआ है आप सभी बच्चों का, सभी बढ़िया तैयारी कर रहे हैं। अलग ग्रुप है डिस्कशन का जिसमें रोज़ाना डिस्कशन चलता रहता है, और अलग ग्रुप है जिसमें मैं चीज़ें आपको एक्स्ट्रा रोज़ाना की भेजता रहता हूँ। लाइव क्लासेस सारी चल रही हैं उसमें। सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स लगभग पूरा हो गया है, यानी ग्रामर लगभग हमारी होने वाली है। लिटरेचर जल्दी ही हम स्टार्ट करेंगे। चलिए तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ओड टू द वेस्ट विंड बाय पी.बी. शैली, रिटन इन 1819 एंड चार्ल्स ऑलियर 1820 में इन्होंने पब्लिश किया, और पब्लिश हुई किस कलेक्शन में? कलेक्शन था प्रोमेथस अनबाउंड। ठीक है, चलिए। एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, सारे PYQs हैं। आज डिजिटल बोर्ड पे क्लास नहीं ले पाया तो मैंने सोचा चलो इससे बना देते हैं। सब कुछ बढ़िया ही दिख रहा है आपको, मस्त आवाज़ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। चलिए कंप्लीट पढ़ना है इसको। जो क्वेश्चन आए हुए हैं PYQs, शानदार उनकी एक्सप्लेनेशन दी है मैंने, इसमें हर चीज़ को समझाया है, तो बहुत अच्छे से जो है चीज़ों को आपको समझना है, पढ़ना है। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम पोइम का देख लेते हैं। ओड टू द वेस्ट विंड कंसिस्ट ऑफ 5 सेक्शंस, ठीक है, या कैंटोज वी कैन से, रिटन इन टर्जा राइमा। टर्जा राइमा। ईच सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 4 टर्सेट्स, ABA, BCB, CDC और DED। देखो हर में चेंज हो रहा है, पहले ABA है, फिर हमने एक नया लिया साउंड, B के बाद C आ गया, BCB, फिर एक नया आ गया DCDC। इस तरह से याद रखना आपको, ये इंपॉर्टेंट है। एंड अ राइमिंग कपलेट लास्ट में EE। द ओड इज रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो बन जाते हैं। चलिए, द पोइम बिगिंस विद 3 सेक्शंस डिस्क्राइबिंग द विंड्स इफेक्ट्स अपॉन अर्थ, एयर और ओशन। स्टार्टिंग जब हम 3 सेक्शन देखते हैं इस पोइम के, तो हमें इफेक्ट्स जो हैं दिखते हैं विंड के। अर्थ पर जो है क्या इफेक्ट हो रहे हैं, एयर पर जो है क्या इफेक्ट हो रहे हैं, और ओशन पर जो है, अटलांटिक ओशन जो है, मेडिटेरियन ओशन इसमें मेंशन किया गया है, उन पर क्या जो है इफेक्ट्स हो रहे हैं उनको बताया गया है। इन द लास्ट 2 सेक्शंस द पोइट स्पीक्स डायरेक्टली टू द विंड। डायरेक्टली विंड से बात करता है ना। विंड को बोलता है कि भाई मुझे जो है अपने साथ ले चलो, आपके जैसा बना दो, तुम्हारे जैसा बना दो, है ना। क्यों? क्योंकि जो पोएट है वो अपनी चाइल्डहुड को यहाँ पर याद करता है। बचपन में जो बच्चे हैं, एज ए चाइल्ड अगर अपन बात करें, तो बच्चा जो है फुल ऑफ पावर होता है ना। अच्छी उसमें पावर होती है, अच्छी ज़ील होती है चीज़ों को सीखने की, और लाइवली सा है जो बच्चा रहता है। तो इस तरह से जो है पोइट विंड से बात करता है लास्ट के 2 सेक्शंस में। आस्किंग फॉर इट्स पावर टू लिफ्ट हिम, कि तुम मुझे उठाकर ले चलो, एंड मेक हिम इट्स कंपेनियन, और मुझे अपना लायर जो है बनाओ इन इट्स वॉन्डरिंग्स। द पोइम एंड्स विद एन ऑप्टिमिस्टिक नोट। याद रखेंगे, ऑप्टिमिस्टिक नोट के साथ जो है पोइम एंड होती है, विच इज दैट इफ विंटर डेज आर हियर देन स्प्रिंग इज नॉट वेरी फार। ठीक है। द पोइम कैन बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। 2 पार्ट में हम इस पोइम को देख सकते हैं। द फर्स्ट 3 कैंटोज आर अबाउट द क्वालिटीज ऑफ द विंड, एंड ईच एंड्स विद द इन्वोकेशन ओ हियर, ओ हियर। ये इन्वोकेशन यहाँ पर यूज की गई है। द लास्ट 2 कैंटोज गिव अ रिलेशन बिटवीन द विंड एंड द स्पीकर। दोनों के बीच का रिलेशन लास्ट में हमें देखने को मिलता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जो पोइट है विंड से बात करता है। ईच कैंटो of the poem has its own theme which connects
टू द सेंट्रल आइडिया। हर कैंटो की जो है अलग थीम है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन आया था 2022 में, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आया था, कब आया था ये? 2022 में आया था क्वेश्चन। आरपीएससी स्कूल लेक्चर एग्जाम 2022 का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में आपसे जो है मैच करवाया गया था कि किसको क्या इसमें कहा गया है। तो डायरेक्टली हम इससे अगर कनेक्ट करें तो ए को अगर बी से मिलाते हैं तो ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सटीक हमारा बैठता है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। वेस्ट विंड को प्रिजर्वर भी कहा गया है और डिस्ट्रॉयर भी कहा गया है कि ये डिस्ट्रॉय भी करती है और वापस से फिर जो चीज़ें हैं जैसे सीड्स का इसमें यूज़ किया गया है कि उनको वापस से जो है पैदा भी करती है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका फर्स्ट में हमें 2 लगाना है। ए में 2 1 4 3 कौन से ऑप्शन में है? 2 1 4 3। ये तो किसी ऑप्शन में नहीं है, अलग से लिख लेना आप। 2 1 4 3 है ना, ये टाइपिंग में थोड़ा सा हो गया दिक्कत। 2 1 4 3 इसमें जो है आंसर होगा। 2 1 4 3 लगा लेना। चलिए कोई ना। सेकंड क्वेश्चन, ईच लाइक ए कॉप्स विद इन इट्स ग्रेव। बहुत अच्छी लाइन है, ईच लाइक ए कॉप्स विद इट्स ग्रेव। कॉप्स यानी क्या होती है? लाश, ठीक है, विद इन इट्स ग्रेव। Choose the appropriate option from those given below, which refers to the word each in the above quote from the poem or to the west wind। यहाँ पर जो each है ना, वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया है? ये भी संस्कृत शिक्षा एग्जाम 2022 में पूछा गया था। और यहाँ पर जो each यूज़ किया गया ना, ये किसके लिए यूज़ किया गया? सीड्स के लिए यूज़ किया गया है। कैसे? देखो आप एक्सप्लेनेशन। द लाइन each like a corpse within its grave कम्स फ्रॉम द फर्स्ट सेक्शन। कौन से सेक्शन में है? डायरेक्टली ये भी क्वेश्चन बन जाते हैं आजकल, तो आपको लाइन बाय लाइन भी जो है पोएम को याद रखना है। तो फर्स्ट सेक्शन से है। इन दिस कंटेक्स्ट शैले जो है डिस्क्राइब्स द सीड्स दैट आर कैरिड बाय द विंड। इसमें बताया जाता है ना पोएम में भी, जो विंड है वो सीड्स को कैरी कर कर लेकर जाती है। द सीड्स आर कंपेयर टू द कॉप्स इन ग्रेव्स। और जो ग्रेव हैं जिनमें द डेड आर लाइंग, तो उनको कंपेयर किया है यहाँ से, मतलब सीड्स को कंपेयर किया है उनसे। जिस तरह से सीड्स जो है, सीड्स को उड़ाकर लेकर चली जाती है ना, और फिर सीड्स जो है वापस से जो है पैदा होते हैं। पहले फूल बनता है, पहले जो है कली बनती है, फिर फूल बनता है। इस तरह से यहाँ पर ग्रेव्स में जो द डेड हैं उनके लिए भी बात की गई है कि भी वो भी एक तरह से जो है अटर्नल रहेंगे, जिंदा रहेंगे मेमोरी में। इस तरह से जो है बात की गई है। द सीड्स आर कंपेयर टू द कॉप्स इन ग्रेव सिंबलाइजिंग द पोटेंशियल फॉर न्यू लाइफ की यहाँ पर बात की गई है इन डोरमेंट और हिडन, जो कि अभी हिडन है ना, न्यू लाइफ जो कि हिडन है। अवेटिंग द राइट कंडीशंस लाइक द विंड टू बी अवेकन। जैसे विंड जो है अवेकन करेगी, उनको जगाएगी, तो उस राइट जो है कंडीशन है उसका वेट यहां पर भी दिखाया गया। द सीड्स आर मेटाफोरिकली डेड। जो बीज हैं वो मेटाफोरिकली अगर बात करी जाए तो क्या है? डेड के लिए हैं, इन द सेंस दैट दे आर ब्यूरिड और इनर्ट, बट दे स्टिल हैव द पोटेंशियल फॉर ग्रोथ और रिन्यूअल, मच लाइक अ कॉप्स दैट मे वन डे रिटर्न टू लाइफ। उसी ग्रेव में जो पड़े हैं डेड, उनके लिए जो एक दिन हो सकता है कि वो लाइफ में वापस आ जाए। सो द वर्ड ईच रेफर्स टू सीड्स विच आर बीइंग डिस्क्राइब्ड एज डोरमेंट और लाइफलेस, जिनको स्टार्टिंग में बताया गया है, एक लाश के जैसे। Shelley's tone in his ode to the west wind is क्या है? irreligious है, sarcastic है, stoic है। कई बुक है जिसमें stoic जो है दिया हुआ है, लेकिन आंसर होगा prophetic। इसका सही आंसर है जो आरपीएससी ने माना है। क्यों है prophetic, उसको भी हम देखेंगे। The correct option is D, prophetic। क्यों है भाई? In ode to the west wind Shelley adopts a prophetic tone। एक prophetic जो है टोन हमें यहाँ पर दिखाई देती है। जैसे कि प्रोफेसी होती है ना, तो प्रोफेसी का एडजेक्टिव क्या है? प्रोफेटिक है। हिज राइटिंग रिफ्लेक्ट्स अ डीप लॉन्गिंग फॉर चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन। जैसा कि हमने देखा, अगर इस पोइम के बैकग्राउंड में जाएंगे तो जो पोइट है ना, वो इच्छा करता है कि इस चीज़ के लिए कुछ परिवर्तन लाया जाए, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाया जाए। काफ़ी सारे हैपनिंग्स ऐसे हुई जिस टाइम जो है पोइम लिखी जा रही थी। जैसे वाटरलू वाला जो कांड है वो हमें याद दिलाता है पोइट को, जो है बहुत डीपली उसने जो है इफेक्ट किया है। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसके बैकग्राउंड में अगर हम पढ़ेंगे डीपली तो हमें पता चलेगा, बोथ ऑन अ पर्सनल और सोसाइटल लेवल। सोसाइटी के लेवल पर भी और पर्सनल लेवल पर भी। पर्सनल क्यों है यहाँ पर? क्योंकि जो उसका बेटा है उसकी याद में जो है पोइम लिखी गई है, ऐसा कहा जाता है। मैरी शैली के जो हुआ था बेटा, he views
द वेस्ट विंड एज अ पावरफुल फोर्स कैपेबल ऑफ स्वीपिंग अवे द ओल्ड एंड ब्रिंगिंग अबाउट अ न्यू एरा, which is common theme in prophetic literature. Throughout the poem, Shelley calls on the wind to help him spread his ideas or influence. पूरी पोएम में हम देखें तो हमें यही चीज़ दिखाई देगी कि पोएम में जो विंड को यहाँ पर कवि ने काम में लिया है, पोएट ने काम में लिया है, वो उससे हमेशा यही बोलता रहता है कि वो उसके आइडियाज़ और उसके जो इन्फ्लुएंस है या जो उसकी थॉट्स हैं या जिस तरह से वो सोसाइटी में चेंजेस लाना चाहता है, उसको जिस तरह से जो विंड है सब चीज़ों को फैला देती है, चारों तरफ जो है वॉन्डरिंग करती रहती है, इस तरह से उसके आइडियाज़, थॉट्स और जो चीज़ें हैं वो भी इस तरह से वॉन्डरिंग करें। ऑलमोस्ट एज दो ही इज़ फॉर ए टेलिंग, जैसे कि वो पहले से ही बता रहा हो और एनविजनिंग और विजन कर रहा हो और रेवोल्यूशन का और रिन्यूअल ऑफ द वर्ल्ड थ्रू हिज पोइट्री, है ना, कि उसकी पोइट्री से जो वर्ल्ड है वो अवेकन हो जाएगा और रेवोल्यूशन है वो हो जाएगा, मतलब कुछ नया सोसाइटी में होगा, सोसाइटी में चेंजेस होंगे, ये वो पहले से ही एनविजन कर रहा है। तो ये क्या है, एक फॉर ए टेलिंग है या प्रोफेसी है। द टोन इज फिल्ड विद अ सेंस ऑफ अर्जेंसी और डिवाइन इंस्पिरेशन एज इफ शैली बिलीव्स हिज वर्ड्स मच लाइक द विंड could catalyze a change in the world. This makes the tone prophetic rather than sarcastic, irreligious और stoic. बिल्कुल क्लियर हो गया, शानदार एक्सप्लेनेशन, ऐसी एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। स्प्रिंग्स रेजुविनेटिंग, रेजुविनेटिंग क्या होता है, कुछ नया करना, मरे हुए को जिंदा कर देना। जैसे स्किन खराब हो जाती है, हम स्किन केयर ट्रीटमेंट ले लेते हैं, है ना, फेशियल करा लेते हैं तो स्किन क्या हो जाती है, रेजुविनेट हो जाती है, कुछ नई सी हमें दिखने लग जाती है। तो स्प्रिंग्स रेजुविनेटिंग पावर्स ऑफ क्विकनिंग A new birth in Shelley's Ode to the West Wind is first mentioned. इन 4 लाइनों में से कौन सी लाइन में आपको ऐसा देखने को मिलता है कि जो विंड है चीज़ों को नया कर देती है, वापस जो डेड है उनको वापस जिंदा कर देती है? कौन सी लाइन से देखने को मिलता है, बताओ, सभी कमेंट करना। द वॉल्टेड वास्ट, क्या ये है ना? लल्ड कॉइल, क्या ये है? क्लैरियन कॉल ऑफ द जियो सिस्टर दैट फिल्स द हिल्स एंड प्लेन्स, ये लाइन इसका जो है आंसर है। कैसे है ये देखो, पूरी पोएम का मैंने लाइन आपको जो है एग्जैक्ट लाइन यहां पर दी है। हर क्लियरिंग ओवर द ड्रीमिंग अर्थ एंड फिल ड्राइविंग स्वीट बर्ड्स लाइक फ्लॉक्स टू फीड इन एयर विद लिविंग ह्यूज एंड ऑर्डर्स प्लेन एंड हिल एंड दिस स्टेंजा ऑफ ओड टू द वेस्ट विंड द स्पीकर डिस्क्राइब्स द विंड एज समथिंग दैट ड्राइव्स अवे डेथ। इस तरह से दिखाया गया है कि कोई ऐसी चीज है विंड, है ना, या उसमें ऐसी कोई स्पिरिचुअल जो है पावर है ना, सुपर नेचुरल जो पावर है जो वो डेथ को भी जो है ड्राइव अवे कर देती है ना। ब्यूरीज द डेड एंड ब्रिंग्स न्यू लाइफ, जो डेड है उनको नई लाइफ देती है। इट ब्रिंग्स लिविंग ह्यूज एंड ऑर्डर्स विच आर फिल्ड विद न्यू लाइफ। तो ये लाइन बिल्कुल सही है और क्वेश्चन पूछा जा चुका है। द वाइल्ड स्पिरिट इन ऑड टू द वेस्ट विंड इज कॉल्ड डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर। मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया कि डिस्ट्रॉयर क्यों कहा और प्रिजर्वर क्यों कहा। अगर जो विंड है वो सब कुछ डिस्ट्रॉय ही कर देती है, अगर किसी चीज को प्रिजर्व नहीं करती है या उसको नई लाइफ नहीं देती है, तो प्रिजर्वर क्यों कहा फिर? 2018 का क्वेश्चन है। इट कॉजेज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन, इट प्रिजर्व एवरीथिंग, इट मेक्स द एग्जिस्टिंग लीव्स फॉल एंड कीप्स द सीड्स सेफ इन विंट्री बेड टू स्प्राउट अगेन इन स्प्रिंग। वापस स्प्रिंग में जो है वो जिंदा हो जाएंगे, है ना। तभी तो बोला है स्प्रिंग जो है फार नहीं है, वो भी जल्द आ जाएगी, है ना। इट इज वाइल्ड, स्विफ्ट और डेंजरस, क्या ऐसा है? नहीं, आंसर होगा इसका सी। देखो कैसे है। इन ओड टू द वेस्ट विंड द विंड इज डिस्क्राइब्ड एज बोथ अ डिस्ट्रॉयर और प्रिजर्वर बिकॉज इट्स ड्यूअल रोल इन नेचर, क्योंकि विंड का जो है डबल रोल जो है, ड्यूअल जो है रोल बताया गया है नेचर में। द विंड डिस्ट्रॉयज द ओल्ड, जो पुरानी चीजें हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देती है, सच एज बाय मेकिंग लीव्स फॉल, जैसे पत्तियों को गिराना, सूखी पत्तियों को गिरा देती है ना। क्लियरिंग द वे फॉर न्यू लाइफ, जो कि क्या है, नई लाइफ का एक रास्ता है, उसको साफ करती है, क्योंकि कोई चीज जब खत्म होगी तभी तो कोई चीज नई पैदा होगी। However, it also preserves life by ensuring that seeds are safely hidden in the wintry bed, और wintry bed में जो है सीड्स को जाकर छिपा देती है। जैसे स्प्रिंग आती है फिर वो सीड्स जो है पैदा हो जाते हैं। Where they can lie dormant eventually sprout in the spring, और स्प्रिंग में क्या हो जाएंगे, वो स्प्राउट हो जाएंगे, पैदा हो जाएंगे, दोबारा उनमें लाइफ आ जाएगी। This
साइक्लिकल प्रोसेस, जिसको हम साइकिल वाला प्रोसेस कहते हैं, रिसाइकलिंग भी हम इसको कहते हैं। दिस साइक्लिकल प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड प्रिजर्वेशन इज सेंट्रल टू द इमेजरी शैले यूजेस टू हाईलाइट द पावर ऑफ द विंड। यही पावर बताई गई है विंड की। इट क्लियर्स, अब हमें क्लियर हो जाता है, दैट द ओल्ड, जो फॉलिंग लीव्स हैं, जो पत्तियां गिर चुकी है, बट एंश्योर्स दैट द सीड्स, जो बीज हैं, पोटेंशियल फॉर न्यू लाइफ, क्योंकि बीज में जो है नया जीवन देने की क्षमता है ना, आर प्रिजर्व फॉर फ्यूचर ग्रोथ, उनको फ्यूचर ग्रोथ के लिए जो है बचा कर रखा जाता है। हैंस, इस तरह से हम कह सकते हैं, द विंड इज बोथ डिस्ट्रक्टिव एंड लाइफ गिविंग। द विंड हैज बोथ डिस्ट्रक्टिव एंड लाइफ गिविंग पावर्स, वी कैन से, फुलफिलिंग द ड्यूअल रोल। ड्यूअल रोल को यहां पर फुलफिल कर रही है डिस्ट्रॉयर और प्रिजर्वर का। मजा आ रहा है आपको क्वेश्चंस में? इसको पूरा करेंगे आप, शानदार तरीके से आपके सारे जो क्वेश्चंस है बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन। द ऑटमनल टोन दैट शैले विशेस टू रिप्लिकेट थ्रू हिज वर्स इज, ये ऑटमनल जो टोन है ये क्या है? फियर्स और कॉम्पिटिटिव है ना, फियर्स और कॉम्पिटिटिव है, ये HSB ऐसे ही है। ग्रोन ग्रे विद फियर, ग्रोन ग्रे विद फियर, ये बड, ये भी ऐसे ही लिखा हुआ है, टाइपिंग में हो जाता है मोबाइल से। स्वीट दो इन सैडनेस, स्वीट है सैडनेस में भी, क्या ये है या डी ऑप्शन है? क्या होगा? देखो पूरी लाइन मैंने आपको यहां पर दी है, अच्छे से जो है इसको समझ लो। मेक मी द लायर, मुझे तुम्हारा कंपेनियन बना लो। इवन एज द फॉरेस्ट इज, जैसे कि जंगल है। वॉट इफ माई लीव्स आर फॉलिंग लाइक इट्स ऑन, क्या हो अगर मेरी भी पत्तियां जो है गिर रही है इसकी जैसे। द tumult ऑफ द माइटी हार्मोनीज विल टेक फ्रॉम बोथ अ डीप ऑटमनल टोन, स्वीट दो इन सैडनेस। पूरे डायरेक्टली, ये तो पूरी लाइन पोइम में ही दी गई है, पोइम से ही डायरेक्टली आप याद रख सकते हो। वन टू लाइक दी, इन दिस लाइन फ्रॉम ओ टू द वेस्ट विंड, द वर्ड वन, ये यहां पर वन जो है किस चीज के लिए है? क्या वेस्ट विंड के लिए है, क्या पोएट के लिए है, द फॉरेस्ट के लिए है, या द लायर के लिए है? किस चीज के लिए यहां पर यूज किया गया है? देखो आंसर, द स्पीकर सेज दैट द वेट ऑफ ऑल हिज ईयर्स ऑफ लाइफ हैज बाउड हिम डाउन इवन दो ही वॉज वंस लाइक द विंड। एक बार वो भी विंड के जैसे ही था जब वो बच्चा था, उसमें भी टेमलेस पावर थी, स्विफ्ट था, वो भी तेज था, वो भी प्राउड था, उसमें भी पावर थी जब वो बच्चा था। तो एक बार वो भी क्या था? विंड के जैसे पावरफुल था। इस तरह से जो है पोइट ने अपने आप के लिए यहां पर ये चीजें यूज की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द पोइट इसका आंसर हो जाएगा। हु वुड ब्लो द क्लैरियन ओवर द ड्रीमिंग अर्थ इन ओड टू द वेस्ट विंड? कौन ब्लो करेगा? द डेड लीव्स, द सीड्स, द वाइज स्पिरिट, या द योर सिस्टर ऑफ द स्प्रिंग? सिंपल सा आंसर होगा इसका। तो बताओ क्या आंसर होगा, सोचो क्या आंसर होगा। हु वुड ब्लो द क्लेरियन ओवर द ड्रीमिंग अर्थ? कौन भाई, है ना? विंड किसको बोलती है? द योर सिस्टर ऑफ द स्प्रिंग। इन द लास्ट स्टेंजा ऑफ हिज ओ टू द वेस्ट विंड, शैले इनवॉक्स द वेस्ट विंड टू मेक हिम हिज। क्या बोलता है लास्ट में? मेक मी द लायर, मुझे भी क्या बना दो, आपके जैसा, आपका कंपेनियन बना लो और आपके साथ घुमाओ, है ना, पूरे संसार भर में, ताकि मेरे जो थॉट्स हैं, विचार हैं, इन्फ्लुएंस है, आइडियाज हैं, है ना, ये फैल सकें और संसार है या सोसाइटी है इसमें परिवर्तन आ सके। इन द लास्ट स्टेंजा ऑफ ओ टू द वेस्ट विंड, शैले इन्वोक्स द वेस्ट विंड टू मेक हिम इट्स लायर। लायर क्या होता है? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। स्पेसिफिकली ही आस्क्स द विंड टू मेक मी द लायर, मीनिंग दैट ही डिजायर्स टू बी लाइक हार्प, played and influenced by the power of the wind. Shelley in the first stanza expresses his deep longing for the west wind to inspire him. Just as the wind stirs nature, जिस तरह से विंड जो है नेचर को जगाती है, हिला देती है, कुछ नया उसमें ला देती है, by becoming the lyre of the wind, ऐसे ही उसका कंपेनियन बनकर, साथी बनकर, Shelley wishes to be an instrument through which the wind can express its power, carrying the poet's voice. So सारी चीज जो मैंने आपको अभी बताई कि पोइट की जो वॉइस है उसको अक्रॉस द वर्ल्ड जो है फैला दे, like a song. This symbolizes the poet's desire to be used as a vehicle for greater change and renewal, channeling the wind's force or creativity. विंड की फोर्स और क्रिएटिविटी को एक चैनल, एक माध्यम बनाकर, है ना, वो अपने विचार जो है फैलाना चाहता है समाज में और कुछ नया लाना चाहता है।
This is part of Shelley's romantic idea of merging with nature and using its elements as inspiration for his poetry, expressing a powerful connection to the world around him. लास्ट क्वेश्चन, हाउ डज शैले, तो इस तरह से जो है आप अपनी टेस्ट सीरीज का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, 299 में 300 से ज़्यादा आपको टेस्ट मिलने वाले हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना, ऐप डाउनलोड कर लो, टेस्ट सीरीज लो, रोजाना बढ़िया तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करो। हाउ डज शैले इन हिज ओड टू द वेस्ट विंड कंपेयर हिमसेल्फ, अपने आप को कैसे कंपेयर करता है? एज टुमल्चुअस माइटी हारमोनियस, एज टेमलेस स्विफ्ट और प्राउड, एज इम्पेचुअस और इन्वेंटिंग, एज चेंज्ड और बाउड। क्या होगा? देखो बढ़िया एक्सप्लेनेशन है। यस, टेमलेस, swift and proud is a valid description in the context of the comparison Shelley makes between himself and the wind. In the poem, Shelley admires the wild, untamed qualities of the west wind, its tameless nature, its swift movement, तेजी वाला movement, and its proud force. These attributes, ये विशेषताएं, represent freedom, strength, and the power of nature. क्वालिटीज दैट शैले लॉन्ग्स, वो क्वालिटीज ये हैं जिनके लिए जो शैले है डिजायर करता है, इच्छा रखता है, टू एम्बोडी इन हिज ऑन लाइफ और पोइट्री। इन द फाइनल स्टेंजा, शैले डायरेक्टली इन्वोक्स द वेस्ट विंड एंड डिजायर्स टू बी लाइक इट, टू बी एज स्विफ्ट और प्राउड। लास्ट स्टेंजा में वेस्ट विंड की तरह वो भी स्विफ्ट और प्राउड बनना चाहता है, जो कि वो कभी था बचपन में, फ्री ऑफ लिमिटेशंस, कैपेबल ऑफ स्टीयरिंग चेंज। So, the comparison of himself to the west wind being tameless, swift and proud is very much in line with Shelley's wish to channel the west wind's untamed energy or revolutionary power in his own work. Hence, इस प्रकार हम कह सकते हैं, the description of being tameless, swift and proud aligns with Shelley's desire to have the same qualities of power, freedom and influence as the west wind. चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और टेस्ट सीरीज लेना ना भूलें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है हेल्पफुल रहेगी और ज़रूरी है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।